Hello students, this is लाल चंद्र यादव. वेलकम टू ऑल इन योर क्लास. प्रिय बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है. बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग हिंदी व्याकरण से निबंध नामक शीर्षक को पढ़ रहे हैं और इसकी पहली क्लास में, पहली वीडियो में हम लोगों ने निबंध की परिभाषा, निबंध के अंग एवं निबंध के प्रकार के बारे में जाना. बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम एक आदर्श निबंध कैसे लिख सकते हैं, हम एक श्रेष्ठ निबंध कैसे लिख सकते हैं, अर्थात हम किस प्रकार से निबंध लिखें कि पढ़ने वाले के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ जाए कि वाकई में यह निबंध बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है और इस पर पूरे अंक दिए जा सकते हैं. तो बच्चों, निबंध लिखना जैसा कि मैंने बताया कि एक कला है. अगर हमको निबंध लेखन की कला आ गई तो निश्चित रूप से लेखन के क्षेत्र में हम बहुत आगे जा सकते हैं. तो वो कौन कौन से बिंदु हैं जो कि एक आदर्श निबंध लिखने में हमारी सहायता कर सकते हैं, हमें किन किन बातों का एक अच्छा निबंध लिखते समय ध्यान देना चाहिए, हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं. तो जो सबसे पहला हमारा बिंदु है वो यह है कि जो भी हमको निबंध लिखने के लिए दिया जाए, अर्थात हमें सबसे पहले शीर्षक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. यानी जिस विषय पे हमको निबंध लिखने को मिलता है, हमें उसके शीर्षक को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए. तो बच्चों, निबंध लिखने में सबसे पहले हमें निबंध के शीर्षक का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए. कभी कभी हमको एक ही विषय परीक्षा में दिया रहता है और उसी पर हमको निबंध लिखना होता है, लेकिन प्रायः परीक्षाओं में एक से ज़्यादा विषय दिए जाते हैं और उन विषयों में से किसी एक विषय का चयन करके हमको उस पर निबंध लिखना होता है. तो अगर आप सभी शीर्षकों को एक बार पढ़ लेंगे, सभी शीर्षकों का एक बार अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस विषय पर ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा सहजता से निबंध लिख सकते हैं, तो हमें उसी शीर्षक का चयन करना चाहिए. अर्थात हमें उस शीर्षक का चयन करना चाहिए जिसमें हम आसानी से निबंध लिख पाएँ और अधिक से अधिक आकर्षक तरीके अपना सकें. तो बच्चों, जो सबसे पहला हमारा निबंध लिखते समय ध्यान देने की बात है वो है कि हमको सावधानीपूर्वक दिए गए निबंध के शीर्षकों का अध्ययन करना चाहिए और उनमें से एक आदर्श निबंध का मीन्स वह निबंध जिस पर हमारी अच्छी पकड़ हो, उस पर हमको निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए, उस पर हमें निबंध लिखना चाहिए. अब दूसरा जो हमारा बिंदु है, अब जो हमारा निबंध लिखते समय दूसरा बिंदु है, अर्थात जो दूसरे बिंदु पर हमको ध्यान देना है वह है संकेत बिंदुओं को समझना.
संकेत बिंदु से तात्पर्य उन बिंदुओं से है जो निबंध के साथ दिए रहते हैं कि उक्त बिंदुओं का आप अपने निबंध में प्रयोग अवश्य करें, अर्थात उक्त बिंदुओं का हमको निबंध लिखते समय ध्यान देना होता है। बिंदु से तात्पर्य मैंने बताया है आपको, जिसको आप अंग्रेजी में हेडिंग कहते हैं। अर्थात जैसे कि अगर हमको दीपावली पे निबंध लिखना है तो कुछ उसके संकेत बिंदु हमको दिए रहते हैं। जैसे अगर दिया है प्रस्तावना, तो हमको हेडिंग जो है वो प्रस्तावना डालनी है, और उसमें हमें, जैसा कि मैंने कल चर्चा किया था कि प्रस्तावना में हम क्या करते हैं, अपने निबंध का परिचय देते हैं। तो प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दीपावली जो हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है उसका क्या करेंगे, परिचय देंगे। फिर अगर मान लीजिए दूसरा संकेत बिंदु दिया है मनाने के कारण, अर्थात दीपावली मनाने के क्या कारण हैं, तो हमें उस संकेत बिंदु पर स्पष्ट कारण लिखना होगा। अगर कारण कई हैं तो संक्षिप्त शब्दों में हमको थोड़ा थोड़ा कर करके सभी मुख्य कारणों की चर्चा करनी होगी। फिर अगर हेडिंग दी हुई है, संकेत बिंदु दिया हुआ है महत्व, तो हमको उस पर्व का क्या महत्व है, अर्थात उस पर्व के मनाने के पीछे हमारा क्या प्रयोजन है, तो हम उसको उस संकेत बिंदु के अंदर लिखेंगे। इसी प्रकार से जितने भी संकेत बिंदु दिए रहेंगे, हमको उन संकेत बिंदुओं को अच्छे से समझना है, और जो संकेत बिंदु कह रहा हो हमको उसी संकेत बिंदु को ध्यान में रख करके उसका उत्तर हमको देना है। अर्थात जो भी हेडिंग है उसी का आंसर हमको लिखना है, उसी के बारे में हमको लिखना है। अगर आप संकेत बिंदुओं का ध्यान नहीं देंगे तो संकेत बिंदु कोई और है, आप उसमें कुछ और बातें लिख रहे हैं, तो फिर आपका निबंध जो है वो आकर्षक नहीं होगा और आप पूरे अंक नहीं पा पाएंगे। जैसे कि अगर निबंध में पूछा जा रहा है कि दीपावली मनाने के क्या कारण हैं, और आप कोई दूसरी बात दीपावली के बारे में लिख रहे हैं, मनाने का कारण नहीं लिख रहे हैं, या उसको कहीं बाद में लिख रहे हैं, तो फिर वो इम्प्रेशन, वो प्रभाव जो होता है वो एग्जामिनर के ऊपर बन नहीं पाता है, और आप अच्छा एक निबंध है उसे लिख नहीं पाएंगे, अच्छी तरीके से अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये जाना कि सबसे पहले हमें तो बच्चों संकेत बिंदुओं का भी हमको अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए कि किस संकेत बिंदु में हमको क्या लिखना है। अब जो हमारा तीसरा जो बिंदु है, अर्थात जो तीसरी ध्यान देने योग्य बात है, वो है कि निबंध की रूपरेखा तैयार करना। सबसे पहले हम जब निबंध का यानी निबंध के शीर्षक का अध्ययन कर लेते हैं, उसके संकेत बिंदुओं को समझ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, निबंध की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा मतलब अपने मस्तिष्क पटल पर अपने विचारों में वो सभी बिंदु हम सोचते हैं, विचारते हैं, लाते हैं जो हम निबंध में लिखने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले हम बहुत कम समय लेकर के, अर्थात 2-3 मिनट में, 4 मिनट में हम एक अपना पूरी तरह से खाका तैयार कर लेते हैं कि हमको इस बिंदु में ये चीज़ें लिखनी हैं, और साथ ही साथ कितने शब्द में हमको अपने निबंध को ख़त्म करना है, और हम किस तरीके से कम शब्दों में
अति महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि उस विषय से संबंधित है जोड़ सकते हैं। तो निबंध की रूपरेखा तैयार करना भी अपने आप में एक कला है और जो कि निबंध को एक अच्छे रूप में लिखने में हमारी काफ़ी सहायता करती है। अब हम निबंध के चौथे बिंदु की चर्चा करते हैं जो कि है क्रमबद्धता। निबंध लिखते समय हमें क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात हम जब भी अपने निबंध के विषय का विस्तार कर रहे हों तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से लिखें, जिससे कि जो भी बातें हम लिख रहे हैं आने वाले वाक्यों से अर्थात आगे जो बात हम करेंगे उसका एक संबंध हो, अर्थात धारा प्रवाह जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। तभी कोई भी बात, कोई भी लेख पढ़ने वाले को और सुनने वाले को रुचिकर लगता है। तो बच्चों, हम निबंध लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं, अर्थात अगर हम किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के ऊपर निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम उनके जन्मस्थान, माता पिता का जिक्र करते हैं, उनकी बाल्यावस्था की घटनाओं का जिक्र करते हैं, फिर उनके पठन पाठन की घटनाओं का जिक्र करते हैं, युवावस्था में उनके शादी विवाह और जीवन में जो उन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की उनकी चर्चा करते हैं। फिर हम एक क्रमबद्ध तरीके से उनके जीवन के अंतिम पड़ाव तक का जिक्र करते हैं। तो ये है क्रमबद्धता। जब आप क्रमबद्धता का ध्यान रखते हैं तो आपका जो निबंध होता है वो काफ़ी आकर्षक हो जाता है, काफ़ी रुचिकर हो जाता है और पढ़ने वाले को भी आपकी बातें अच्छी तरह से समझ में आती हैं, जिससे वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दे सकता है। अब जो हमारा निबंध का पांचवा बिंदु है वह है शब्द चयन एवं भाषा शैली। जो हमारा पांचवा बिंदु है वह है शब्द चयन एवं भाषा शैली, शब्द चयन एवं भाषा शैली। अब हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने निबंध में किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं और जो हमारी भाषा शैली है वो कैसी है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो निबंध लिखते समय हम शब्दों का चयन करते हैं वो शब्द बिल्कुल आसान हो, सहज हो, जिससे कि आसानी से किसी भी व्यक्ति को हमारी कही हुई बातें, हमारी लिखी हुई बातें समझ में आ जाए। जो भाषा शैली है वह प्रायः खड़ी बोली का हमको चयन करना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति हमारी बात को समझ सके। जो हमारी भाषा शैली हो वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, अर्थात हमको भाषा में किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए जितने आसान से आसान शब्द मिल पाएँ उन आसान शब्दों का हमको चयन करना चाहिए। अगर आपको निबंध में कुछ क्लिष्ट शब्दों का भी जिक्र करना है तो आप उसको, जो आप निबंध लिख रहे हैं उस निबंध में जो आप लोकोक्त लिखेंगे, मुहावरे लिखेंगे, श्लोक लिखेंगे, दोहे लिखेंगे, छंद लिखेंगे, उसमें आप उस प्रकार के शब्दों का चयन कर सकते हैं। कोई एक वक्तव्य बना करके, कोई महापुरुष का जो कथन है उस प्रकार से अगर अपना आप कोई एक प्रकार से टिप्पणी, एक प्रकार से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार के शब्दों का चयन कर सकते हैं। तो बच्चों, जो मैंने बताया वो शब्द चयन एवं भाषा शैली में जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात है
वह है कि जो हमारी भाषा है वो सहज सरल होनी चाहिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति निबंध में कही गई बातों को, निबंध में लिखी गई बातों को आसानी से समझ सके, जान सके। अब जो हमारे निबंध का अगला चरण है वह है शब्द सीमा, अर्थात हमको निबंध लिखते समय शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा से तात्पर्य कि जो निबंध हमको लिखने के लिए दिया गया है प्रायः उसके लिए कुछ शब्द निर्धारित होते हैं, अर्थात हमको परीक्षाओं में प्रायः जो निबंध लिखने को मिलते हैं उसमें ये लिख दिया जाता है कि जो ये निबंध है अर्थात उक्त निबंध इतने शब्दों में अधिकतम लिखा जाना चाहिए। तो हमको अधिकतम शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतम शब्द सीमा हमको प्रायः क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमको प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी अधिकतम शब्द सीमा है उसके अंदर ही हम अपने विचारों को, अपनी बातों को सहजता से और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर पाएँ, जिससे कि हम निबंध लिखने के नियम एवं शर्तों का भी पालन कर लें और अपने विचारों से भी सामने वाले को मंत्र मुग्ध कर दें। तो बच्चों, शब्द सीमा का भी हमको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए निबंध लिखते समय। अब निबंध लिखते समय हमको जो ध्यान देने की ज़रूरत है वह है कि हम अपने निबंध को कैसे आकर्षक बनाएं। तो उसके लिए हमें मुहावरे और सूक्तियों का भी क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। वो हमारा 7वां बिंदु हो जाएगा, मुहावरे एवं सूक्तियों का उचित प्रयोग। बच्चों, हमें निबंध लिखते समय यथास्थान मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगर प्रसंगानुसार हमको लगता है कि यहाँ पर इस मुहावरे, इस लोकोक्ति, इस सूक्ति, इस दोहे का प्रयोग किया जा सकता है, तो हमें निश्चित रूप से उन मुहावरे, सूक्तियों, लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आप निबंध को और अच्छा बनाने के लिए उसमें अपने द्वारा बनाई गई कुछ चित्रकारी को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी कुछ पेंटिंग्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रंग का जो है वो बिखराव नहीं होना चाहिए। अगर रंग बिखर जाएगा तो जो आपने लेख लिखा है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और फिर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आप लोग एक निबंध लिखते समय इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखें। मैंने पहले ही बताया है कि आप किसी भी विषय को बहुत आसान ना समझिए, बहुत कठिन भी ना समझिए। आप नियम का पालन करिए। आप जो उसके लिए एक निश्चित दायरे तय किए गए हैं, निश्चित नियम तय किए गए हैं, निश्चित जो उसकी एक क्रमबद्धता है उसको फॉलो करिए। आप निश्चित रूप से एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। जो हमारा 8वां और अंतिम बिंदु है वह है उपसंहार और निष्कर्ष।
तो बच्चों जो हमारा अंतिम बिंदु है वह है उपसंहार अथवा निष्कर्ष। बच्चों प्रायः जो निबंध को पढ़ने वाला होता है वह अक्सर उसकी शुरुआत की कुछ पंक्तियों को पढ़ता है और अंतिम कुछ पंक्तियों को पढ़ता है। अगर शुरुआत की पंक्तियाँ अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, तो वो निबंध को आगे भी पढ़ता है, और नहीं तो फिर वो अपना एक जनरल, एक सामान्य जो ओपिनियन होता है, जो उसका विचार होता है, उसे मान करके आपको एक औसत नंबर दे देता है। लेकिन अगर आपकी प्रस्तावना अच्छी है, आपका उपसंहार अच्छा है, दोनों वो अच्छे से पढ़ता है, तो पढ़ करके अगर वो खुश होता है, पढ़ करके अगर उसे लगता है कि इस बच्चे ने अच्छे से निबंध लिखा है, सारे नियमों का, सारी शर्तों का पालन किया है और अच्छे से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, तो वो आपको पूरा नंबर देगा, पूरा अंक देगा, और आपका एक भी अंक निबंध से कट नहीं पाएगा। तो बच्चों ये जो कुछ बिंदु हैं उनका हमको निश्चित रूप से निबंध लिखते समय ध्यान देना चाहिए। अब आप लोग इन नियमों का, इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए एक आदर्श निबंध लिखिए और आप प्रयास करिए कि जो आपका निबंध हो वह इन नियम एवं शर्तों के अनुरूप हो। मैं प्रयास करूँगा कि आपको एक आदर्श निबंध लिख करके दिखाऊं और यहाँ पर आपको बताऊं कि कैसे किसी विषय पर इस तरीके से हम निबंध लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।